Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science class 9th chapter 1st last part matter in our surroundings line by line explanation. So welcome to a new session of class 9. For science of other classes also you can listen to line by line explanation of all the chapters in this channel. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. So let's start the last part. Evaporation. We'll start it from evaporation. Okay, till now what we have studied. Earlier हमने देखा हमारे पिछले वीडियो में कि there are three states of matter. In this chapter it is described about three states of matter, that is solid, liquid, gas. And if you want to change from one state to another, then we will have to go through a change of either temperature or pressure. ठीक है, तो फिर तीन अवस्थाएं होती है जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस. और अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक चेंज करना चाहेंगे, सॉलिड को लिक्विड या फिर लिक्विड को गैस करना चाहेंगे, तो फिर इसके लिए हमें या तो टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करना होगा. तो क्या हमेशा हम ऐसे टेम्परेचर को उसका बॉइलिंग पॉइंट में लाएंगे और फिर उसको इवापोरेट करेंगे, तो फिर ऐसा जरूरी है या फिर कोई और उपाय भी है हमारे पास? चलिए देखते हैं इवापोरेशन में. ओके, लेट्स स्टार्ट लाइन बाय लाइन. Do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? Can we quote some examples from everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? तो फिर क्या हमेशा क्या हमको ऐसे प्रेशर चेंज करना जरूरी है, या फिर हमेशा क्या लिक्विड को वेपर स्टेट में लाने के लिए हमको बॉइलिंग पॉइंट तक रीच करना क्या जरूरी है? बॉइलिंग पॉइंट मतलब आप जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू बिकम वेपर, इट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो फिर हमेशा हमको 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट में आना जरूरी है क्या, या फिर हमारे पास कोई दूसरे विकल्प भी है? वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर. अगर हम पानी को, जैसे आपके घर में एक्वेरियम है, तो फिर एक्वेरियम के कवर अगर बंद ना करके आप खुला छोड़ दे, क्या होता है, धीरे धीरे उसका वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज करने लगता है. तो फिर वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे एक्वेरियम का पानी जो है वो इवापोरेट करता है. तो wet clothes dry up. What happens to water in the above two examples? और कभी कभी आपने ये देखा होगा छोटे दिनों से कि जब आप अपनी वेट कपड़े सुखाने जाते हो तो फिर वो अपने आप ड्राई हो जाता है. क्या आपको लगता है कि आप उसको बॉयल करते हो फिर जाकर पानी इवापोरेट होता है, या फिर ऐसा कुछ है? ऐसा तो नहीं ना. या फिर कपड़ा पूरा एकदम 100 डिग्री सेंटीग्रेड अटेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट रीच होता है, इसके बाद जाकर वो वेपर स्टेट में जाता है और आपका कपड़ा सूखता है? नहीं, ये सब बात नहीं है. तो बात कुछ अलग है. क्या है बात? चलिए डिस्कवर करते हैं. We know that particles of matter are always moving and never at rest. जैसे कि हमको पता है कि मैटर में जो पार्टिकल है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसका जो पार्टिकल्स है, मैटर तो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स है, तो फिर ये पार्टिकल्स ये मूव करते रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं. गैस की जो पार्टिकल्स है वो सबसे ज़्यादा मूव करते हैं, लिक्विड के थोड़ा कम. तो फिर एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सभी के, चाहे लिक्विड, गैस, सॉलिड हो, उसके जो पार्टिकल्स है उसके डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है. काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज शक्ति, यानी कि गति करने की शक्ति. अगर काइनेटिक एनर्जी हो तो जाहिर सी बात है कि वो तो मूव करने लगेंगे ही. और जैसे हमने बताया गैस का थोड़ा ज़्यादा मूव करेंगे, उनका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, और इससे थोड़ा कम लिक्विड का है और इससे थोड़ा कम सॉलिड का है. ठीक है, तो फिर अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? सॉलिड का लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड का गैस हो जाएगा. और वो कैसे होगा? अपनी हीट एनर्जी वो ऑब्जर्व करके होगा. ये बात हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे. तो फिर चलिए, इवापोरेशन क्या है? इवापोरेशन क्या है इसके बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं. तो फिर इसके लिए हमें शुरू करना पड़ेगा. देखो, in the case of liquid, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and get converted into vapor. इसको हम छोटा छोटा टुकड़ा में इस लाइन को भाग कर देंगे. क्या? In the case of liquid, ठीक है,
अब हम लिक्विड लेते हैं। लिक्विड, अब जैसे आप सोचिए एक पॉन्ड है और इसके किनारे आप बैठे हैं। आप सोच लिए एक बड़े से पेड़ के नीचे आप बैठे हैं और पॉन्ड को देख रहे हैं। तालाब है ना, तालाब को आप देख रहे हैं। तो क्या हो रहा है, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। तो फिर इसकी ऊपरी भाग, सरफेस एरिया मतलब क्या है, सपोज दिस इज वन पॉन्ड, तो इसका जो ऊपरी भाग का जो पानी है वो क्या हो रहा है, सरफेस में जो है वो सारे लिक्विड, उनका हायर काइनेटिक एनर्जी है, हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। क्यों, उनका हायर काइनेटिक एनर्जी है, और हायर काइनेटिक एनर्जी होने से क्या होगा, वो एक वाटर पार्टिकल और दूसरे वाटर पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्शन है इसको वो तोड़ देगा। ठीक है, तो फिर सरफेस एरिया में जो पार्टिकल्स है उनका हायर काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि गति करने का शक्ति उनका पास ज़्यादा है, शक्ति ज़्यादा है। उसी शक्ति का वो लोग इस्तेमाल करेंगे और क्या करेंगे, वो अपनी दो पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्शन है उसको ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे, और फिर गैस कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट। तो फिर वो दोनों और लिक्विड होकर नहीं रहेंगे क्योंकि उन्होंने ज़्यादा एनर्जी ऑब्जर्व कर लिया, और वो जो कॉमन अट्रैक्शन, दो अट्रैक्शन बिटवीन टू वाटर पार्टिकल होता है उसको उन्होंने ब्रेक कर लिया, और फिर वो बन गए क्या, वेपर, वो बाष्प बन गए, वो गैस बन गए। ठीक है, तो फिर ये जो नाटक हुआ, आपने देखा तालाब के किनारे बैठ के कि ऊपरी भाग का जो है वो अपना वाटर पार्टिकल, दो वाटर पार्टिकल के बीच जो रिलेशन होता है, अट्रैक्शन होता है, उसी को तोड़ के वो बन गए गैस, वाटर वेपर बन गए। This phenomenon of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation। ठीक है, ये जो फिनोमेना घटा, दिस फिनोमेना, ये जो लिक्विड स्टेट होके वो गैस बन गए, वाटर वेपर बन गए, ये क्या हुआ, चेंज ऑफ स्टेट ही हुआ ना। दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, लिक्विड बन गया हमारी वेपर, और ये एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जरूरी नहीं कि इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट होना यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना, ये नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट अटेंड करना। ये एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है। आपको लगता है कि तालाब के पानी पूरा जैसे उबला हुआ पानी जैसे खल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये एनी टेम्परेचर में ये होता रहता है, जैसे होता है आपकी एक्वेरियम में, घर के अंदर भी, है ना। तो फिर अगर डेफिनेशन पूछा जाए व्हाट इज इवेपोरेशन और 1 मार्क्स है, तो फिर आपको लिखना है दिस फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होना जरूरी नहीं है, उससे पहले भी हो सकता है, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले भी हो सकता है, इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यही होता है इवापोरेशन। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट। तो फिर इसी इवापोरेशन के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। तो फिर ये इवापोरेशन कब ज़्यादा होगा, कब कम होगा, हमें अपना एनवायरमेंटल कंडीशन पता होना चाहिए। इसके लिए हम करने वाले हैं एक्टिविटी 1.14। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एक्टिविटी। हमको क्या करना है, 5 ml ऑफ वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब। हम क्या करेंगे, डिफरेंट जगह पर, यानी कि किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा लाइट और विंडी एरिया में है, ऐसे डिफरेंट कंडीशंस में लेंगे। तो हमने लिया कुछ कंडीशंस। नंबर 1, टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में, एंड उसको हमने विंडो के पास रखा और फैन के पास रखा। सेकंड, हमने एक ओपन चाइना डिश में लिया एंड कीप इट नियर ए विंडो और अंडर ए फैन। चाइना डिश मतलब क्या होता है, वो फैला हुआ होता है, और हमने उसको विंडो के पास यानी कि खिड़की के पास रखा, और या फिर एक फैन के नीचे रखा, यानी कि हवादार में रखा। थर्ड, हमने लिया एक चाइना डिश में तो लिया 5 ml, पर उसको हमने रखा कब्बड़ के अंदर। ठीक है, कब्बड़ के अंदर, यानी कि कब्बड़ के अंदर रखे, इसका मतलब है उसमें कोई सूर्य किरण ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, या फिर कुछ उसमें विंड भी नहीं हो रहा है, कुछ हवा भी नहीं चल रहा है। कब्बड़ के अंदर क्या हवा बहेगा, बिल्कुल नहीं बहेगा। अगर हम विंडो के पास रखेंगे तभी हवा बहेगा। फिर अभी 3 कंडीशंस हो गया। अब आपको क्या करना है, रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर क्या है ये आपको रिकॉर्ड करना है।
record the time or date taken for the evaporation process in the above cases. तो फिर सॉरी, ये अबव केसेस में आपको टाइम रिकॉर्ड करना है, कौन सा टाइम में आपने रखा था, और फिर डे रिकॉर्ड करना है। सपोज आपने एक मंडे को शुरू किया या फिर एक संडे को शुरू किया, उसी डे को आपको रिकॉर्ड करना है, कौन सा टाइम में, ये तीनों को आपने रखा था। तो फिर ऐसे में रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन ए रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। आप ऐसा भी कर सकते हैं, उसको एक रेनी डे में भी आप ट्राई कर सकते हैं। रेनी डे में क्या होगा, आपको लगता है रेनी डे में क्या आपका कपड़े जल्दी सूखते हैं या नहीं सूखते हैं, इसका मतलब इवापोरेशन इफेक्टेड होता है। तो फिर रेनी डे में भी आपको एक ट्राई करना है, तो आपको डिफरेंस नजर आएगा एक नॉर्मल डे और रेनी डे में डिफरेंस क्या है, और आपकी ऑब्जर्वेशंस जरूर ही आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी और इवापोरेशन। तो फिर अभी हमने जो ये एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी किए उससे हमें कुछ ही बात पर ध्यान रखना है। क्या, जैसे टेम्परेचर, फिर सरफेस एरिया, यानी कि उसकी सरफेस एरिया मतलब क्या, उसका ऊपरी भाग। जैसे टेस्ट ट्यूब में हमको सरफेस एरिया बहुत कम मिलेगा, अगर चाइना डिश हुआ तो सरफेस एरिया हमको फैला हुआ थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। और विंड वेलोसिटी मतलब जैसे हमने विंडो के पास रखा तो विंड वेलोसिटी ज़्यादा है, और अगर कबर्ड के अंदर रखा तो विंड वेलोसिटी कम है। तो फिर इसका इवापोरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। उसको 4 पॉइंट में दिखा गया है, उसको हमने 1, 2, 3 पर मार्क कर दिए हैं। एंड इंक्रीज इन सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, वी नो दैट इवापोरेशन इज ए सरफेस फेनोमेनन। इवापोरेशन हमने कहा कि सरफेस फेनोमेना है, मतलब ये एक सरफेस में घटित होने वाला प्रक्रिया है। तो फिर इसका अपोजिट क्या है जो सरफेस में नहीं होता है, जैसे कि बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या है, बॉक फेनोमेना है। बॉक फेनोमेना मतलब उसका अगर हम देखें कि किसी भी वाटर पार्टिकल्स का टेम्परेचर वही होगा, चाहे वो ऊपर हो, नीचे हो या फिर बीच में हो। पर ये इवापोरेशन जो है, इवापोरेशन एक सरफेस फेनोमेना है, मतलब जो सरफेस पे जो है ऊपरी भाग में है, ये हो गया सरफेस, ये सरफेस पे जो है उसी का टेम्परेचर अलग रहेगा, और ये अंदर का जो है उसी का टेम्परेचर अलग रहेगा। पर अगर ये बॉइलिंग होता तो फिर बॉइलिंग में क्या होगा, चाहे आप किसी का भी टेम्परेचर ले ले, यही हो या यही हो यही हो, सबका टेम्परेचर सेम ही रहेगा। इसे कहते हैं बॉइलिंग हो गया बॉक फेनोमेना, और इवापोरेशन हो गया हमारा सरफेस फेनोमेना। तो फिर वी नो दैट evaporation is a surface phenomenon if the surface area is increased। अगर surface area को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, rate of evaporation increases। ये evaporation बहुत तेजी से होगा, surface area जितना ज़्यादा रहेगा उसका evaporation इतना ज़्यादा होगा। अगर एक कुएं को देखा जाए और एक तालाब में अगर सेम पानी है तो फिर कुएं में इवापोरेशन कम होगा और तालाब में ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि तालाब जो है वो फैला हुआ है ना। तो फिर यही बात है सरफेस फेनोमेना। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस। तो फिर फाइल, जैसे कि एग्जांपल, फाइल पुटिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। जब हम कपड़ा फैलाते हैं और चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी सूखे तो हम क्या करते हैं, उसको फैला कर करते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि चलो ये दिन भर सूखे, मैं तो घर में रहने वाली नहीं हूँ, शाम को मैं लौटूंगी, वो बस सही ठीक ठाक रहे, तो हम उसको 4 फोल्ड करके भी कभी कभी सुखा देते हैं। पर अगर हमको जल्दी चाहिए तो हम जरूर फैला देते हैं, मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है। पॉइंट नंबर 2, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ठीक है, टेम्परेचर को अगर हमने बढ़ा दिया तो क्या इफेक्ट होगा इवापोरेशन के ऊपर। तो फिर इसके लिए विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। तो फिर अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जो पार्टिकल्स है, चाहे वो सपोज अब वाटर ले लीजिए, वाटर के पार्टिकल्स है उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर उनके काइनेटिक एनर्जी बढ़ गए तो फिर क्या होगा, ये अपना स्टेट का अट्रैक्शन छोड़ के वो हो जाएंगे वेपर। ठीक है, तो फिर इसी से हमें ये पता चला इंक्रीज इन टेम्परेचर हुआ तो फिर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा और इसी कारण इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा। तो फिर यहाँ पर सरफेस एरिया इंक्रीज वो ज़्यादा हुआ, और फिर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करी तो भी इवापोरेशन ज़्यादा होगा। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर हम ह्यूमिडिटी को डिक्रीज कर दें, इससे पहले हम जान लेते हैं ह्यूमिडिटी क्या है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, यानी कि
हमारे एयर में जो आर्द्रता या फिर मॉइस्चर कंटेंट है उसे कहते हैं ह्यूमिडिटी। अगर उसके अमाउंट डिक्रीज किया जाए तो क्या होगा? द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनाइट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर। सपोज आप ये वाटर पार्टिकल को आप सोच लीजिए जैसे कि आप कुछ बॉल पकड़े हैं। आपका बॉल पकड़ने का, फुटबॉल पकड़ने का एक सर्टेन कैपेसिटी होगा। क्या करेंगे? आप दोनों हाथ में 2 बॉल पकड़ेंगे और 2 हम आपके आर्म के नीचे दबाएंगे और एक बीच में पकड़ेंगे। इससे ज्यादा नहीं पकड़ पाएंगे। यानी कि आपका जैसा एक फुटबॉल पकड़ने का एक सर्टेन कैपेसिटी है, उससे ज्यादा आप नहीं पकड़ सकते। ऐसे ही ये हमारी एयर का भी डेफिनाइट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर वो अपना कंटेंट कर पाएगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा एट ए गिवन टेम्परेचर। हाँ, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो बात अलग है, वो ज्यादा वाटर वेपर कंटेंट कर पाएगा, पर एट ए गिवन टेम्परेचर इट इज सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ कीपिंग द ह्यूमिडिटी। तो इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेस। अगर ये वाटर कंटेंट यानी कि जिसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ये ह्यूमिड ऑलरेडी ज्यादा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि कम पड़ जाएगा और वो ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, इवापोरेशन कम ही होगा। तो फिर ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी वुड इंक्रीज इवापोरेशन। ये हमारा उल्टा पड़ गया। ठीक है, अब 4th नंबर पॉइंट, एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड ज्यादा बढ़ा दिया जाए, यानी कि जोर जोर का हवा बह रहा है। आप सोचिए, आप एक जगह बैठे हैं, जोर जोर का हवा बहे तो वो सारा उड़ा ले जाता है ना। वो हवा क्या करता है? बहा कर ले जाता है बहुत सारी चीज। ऐसे ही ये मॉइस्चर कंटेंट को भी बहा ले जाता है। इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे। आपने देखा होगा जिस दिन ज्यादा अच्छा हवा चल रहा है उस दिन क्या होता है? आपका कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड आपका कपड़े ज्यादा जल्दी सूख जाते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे। जैसे ही हवा तेजी से बढ़ने लगता है, ये वाटर वेपर जो पार्टिकल्स है वो भी बह लिए जाते हैं, यानी कि उसी जगह छोड़ के वो हवा के साथ चले जाते हैं। तो क्या होगा? तो फिर वाटर वेपर उसी जगह का मॉइस्चर कंटेंट कम हो गया। विद द विंड डिक्रीजिंग, तो उसका इवापोरेशन ज्यादा हो जाएगा। With the wind decreasing the amount of water vapor in the surrounding. सपोज आपके पास पैसा है, कोई आपके पास से पैसा ले गया तो फिर आपको ज्यादा पैसे की जरूरत होगी ना। ऐसे ही अगर विंड ये वाटर वेपर को ले गया, वहां के ले गया, तो फिर वहां वाटर वेपर की जरूरत होगी, इसीलिए इवापोरेशन हो जाएगा ज्यादा। तो फिर एन इंक्रीज इन विंड स्पीड विल इंक्रीज इवापोरेशन। ओके, विल इंक्रीज इवापोरेशन। तो फिर these are the factors affecting evaporation. Now come, this is very important. The next one, how does evaporation cause cooling? आपको पता है evaporation से हमको cooling होता है। कितनी अच्छी बात है ना। पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, इसमें गर्मी तो बहुत होता है, इसीलिए हम लोग तो कोई बात नहीं एसी के अंदर बैठ जाते हैं। पर आप सोचिए बाकी सबकी बात, बहुत से हैं जो कि चाहते हैं कि थोड़ा हमको कूलिंग मिले, ये गर्मियों से राहत मिले। तो फिर इसके लिए हमको क्या करना है? हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग? इवापोरेशन से हमको कूलिंग होने वाला है। तो ये कैसे होने वाला है? चलिए देखते हैं। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेटिंग। अगर ओपन वेसल है तो फिर यानी कि एक जगह अगर वो खुला पड़ा है तो फिर क्या होगा? लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेटिंग, उससे लिक्विड इवापोरेट होता रहता है। जैसे मैंने आपको कहा था, एक्वेरियम ले लीजिए। आपके एक्वेरियम के कवर अगर बंद नहीं किए है तो क्या होगा? एक्वेरियम से पानी का लेवल जो है वो घटता जाएगा। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी। या फिर आप सोच लीजिए, आप एक समर डेज में एक तालाब के किनारे बैठे हैं एक पेड़ के नीचे और आप देख रहे हैं, तो क्या होगा? द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, उसके ऊपरी भाग का जो लिक्विड है वो एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन में जो लॉस ऑफ हीट होता है तो फिर उसके ऊपरी भाग का जो पार्टिकल्स है वो एब्जॉर्ब एनर्जी, वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो इवापोरेट हो जाते हैं। तो फिर वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं उसे क्या होगा?
हमारी सराउंडिंग का टेम्परेचर लो हो जाएगा विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग्स कोल्ड, क्योंकि उसका सरफेस का जो वाटर पार्टिकल्स है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो खुद इवापोरेट हो जाते हैं। उसी से क्या होगा, सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया, मतलब सराउंडिंग हो गया हमारा कूल। ये बात आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि नेक्स्ट पेज में भी हम ये थीम के ऊपर हम पढ़ने वाले हैं कि हमको कॉटन क्लॉथ में आराम क्यों मिलता है। ठीक है, चलिए। What happens when you pour some acetone or nail polish remover on your palm? अगर आप थोड़ा नेल पॉलिश रिमूवर आपकी पाम में ले ले तो आपको ठंडा लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स गेन एनर्जी। कौन से पार्टिकल्स? जो नेल पॉलिश रिमूवर का पार्टिकल है वो गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स। वो जो आपने लिया है नेल पॉलिश का ड्रॉप लिया है, नेल पॉलिश रिमूवर का ड्रॉप आपकी पाम में लिया है, वो आपकी पाम से एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है, आपकी टेम्परेचर ले जा रहा है। इसका मतलब आपको कूलिंग हो रहा है, क्योंकि आपका टेम्परेचर घट रहा है एंड इवापोरेट। और वो खुद क्या होता है, आपकी टेम्परेचर आपकी शरीर से आपके बॉडी से टेम्परेचर ऑब्जर्व करके वो खुद इवापोरेट यानी कि वो गायब हो जाता है। होता है ना नेल पॉलिश रिमूवर, देखे हैं, तो फिर वो तुरंत गायब हो जाता है, इवापोरेट, कजिंग द पाम टू फील कूल। आपके पाम के टेम्परेचर चुरा ले जाता है वो, इसीलिए आपको पाम को लगता है बहुत कूल। आफ्टर ए हॉट सनी डे, सपोज एक बहुत गर्मी हो रहा है, एक दिन है, तो पीपल क्या करते हैं, आपने देखे होंगे कि स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ ऑफ ओपन ग्राउंड। तो फिर एक बाल्टी पानी लेके, अक्सर ये रोड साइड दुकान जो होते हैं वो एक बाल्टी पानी लेके किसी ग्राउंड में डालते रहते हैं या फिर हमारे रूफ के ऊपर डालते रहते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज उनको ठंडक चाहिए। तो फिर कैसे ठंडक पहुंचेगा? बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। ठीक है, तो फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन की वजह से, वाटर की वजह से इसमें कूल द हॉट सरफेस, जो हॉट सरफेस होता है, चाहे वो ग्राउंड हुआ या फिर हमारी रूफ हुआ, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन की वजह से वो कूल हो जाता है। तो फिर लेटेंट हीट क्या है, याद है ना? थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ये लेटेंट हीट होता है, ये हिडन एनर्जी, द एनर्जी गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो फिर ये टेम्परेचर हुआ चाहे हीट हुआ वो हिडन हो जाता है और कंटेंट में हिडन हो जाता है। जैसे तालाब का पानी, ये ग्राउंड में ये हिडन हो जाता है और वो उसका जो लिक्विड है, जो वाटर हमने स्प्रिंकल की है, वो लिक्विड को इवापोरेट होने में मदद करता है। तो फिर हम वो क्या करता है, जो हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर या फिर ग्राउंड का टेम्परेचर खुद ऑब्जर्व कर लेता है और वो खुद बन जाता है वाटर वेपर। तो फिर इससे क्या होगा, कूल हो जाएगा हमारी, चाहे रूफ हो या फिर ग्राउंड हो। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। Can we cite some more examples from daily life where we can feel the effect of cooling due to evaporation? तो फिर evaporation की वजह से ऐसे हमारी होता रहता है, हमको कूलिंग मिलता है। Why should we wear cotton clothes in summer? चलिए देखते हैं हमको समर में कॉटन क्लॉथेस क्यों चाहिए। आपको पता है ड्यूरिंग समर क्या होता है, हमारा परस्पर ज्यादा होता है, झाल बहता है ना, हमका पसीना पसीना बहता है हमको। तो फिर इसी से क्या होता है, बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी व्हिच कीप्स अस कूल, इसी से हमारी बॉडी कूल रहता है। तो फिर वी नो दैट ड्यूरिंग इवापोरेशन, इवापोरेशन के टाइम में क्या होता है, मैंने कहा था ये आगे जाकर हमको चाहिए। इवापोरेशन के टाइम में क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। तो फिर सरफेस का जो पार्टिकल्स होता है वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर हुआ या फिर सराउंडिंग का टेम्परेचर ले लेता है और वो खुद बन जाता है वेपर। तो फिर वो बॉडी सरफेस हमको कूल हो जाता है। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। तो फिर कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमसे लेता है, जितना उसको चाहिए वेपर बनने के लिए। तो ये जाकर उसको लेटेंट हीट बोलते हैं क्योंकि ये छिपे हुए होते हैं। तो फिर cotton being a good absorber of water helps in absorbing the sweat and exposing it to atmosphere for easy evaporation। अगर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, आप यही सारी लाइन लिख सकते हैं कि why we should wear cotton clothes in summer। तो cotton being a good absorber of water, cotton
आपको जो पता है कॉटन क्या करता है, लिक्विड को चूस लेता है, तो फिर ये गुड ऑब्जर्वर वाटर, और वो चूस के क्या करता है, हेल्प्स इन ऑब्जर्विंग द स्वेट, तो फिर वो हमारे स्वेट को ऑब्जर्व कर लेता है और फिर उसको एक्सपोजिंग इट टू द एटमोस्फियर, और वो एटमोस्फियर को वो हमारे स्वेट को एक्सपोज कर देता है, किसी लिए, फॉर इजी इवापोरेशन, ताकि वो इवापोरेट कर पाए और हमको मिले कूलिंग। इसीलिए हम कॉटन क्लॉथ्स पहनने से, क्योंकि दो कॉटन रेशा के बीच, ये फाइबर्स के बीच ऐसे होल्स होता है ना, ये विंडो की तरह काम करते हैं, ये हमारी कॉटन का फाइबर्स है, तो फिर इसी से वो इवापोरेट होने के लिए हमारे पसीना को स्पेस मिल जाता है और हमारे बॉडी को ठंडक पहुंच जाता है। Where do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? अगर हम एक ठंडा ग्लास फ्रीजर से निकाले या फिर डीप फ्रीज से निकाले और एक कांच के ग्लास में डाले तो क्या होता है, अब उसके बाहर साइड में देखेंगे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स उसमें चिपका हुआ होता है। अच्छा, तो फिर ये ड्रॉपलेट आया कहाँ से, चलिए देखते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिए। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन ए टम्बलर। हमने एक टम्बलर में आइस कोल्ड वाटर लिए। सुन वैसी तुरंत ही हम देखे कि वाटर ड्रॉपलेट्स इसकी बाहरी ओर, जैसे ये एक ग्लास हुआ तो फिर इसके बाहर की ओर यहाँ पर हम देखे कि वाटर ड्रॉपलेट चिपका हुआ है यहाँ पर, तो फिर ऐसे दिखता है ना। आपने जब कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, अभी तो गर्मी का सीजन चल रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स डालते हो ग्लास में तो ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिलता है। वो क्यों होता है, देखिए, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर and coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted to liquid state। हमारी वायुमंडल में वाटर वेपर है, तो फिर यही comes in contact with the ice cold water, तो फिर इसमें तो हमने ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स लिए हैं, तो फिर हमारी वायुमंडल का जो वाटर वेपर है वो इसके कांटेक्ट में आते हैं और क्या होता है, उसका एनर्जी लूज हो जाता है, तो फिर ये जो गैस बन के है, गैस से बन जाते हैं लिक्विड और फिर चिपक जाते हैं लिक्विड बन के ग्लास की बाहरी ओर। क्लियर, और यही हम देखते हैं, लूजेस एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट व्हिच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स। तो फिर इसी के साथ हमारी ये चैप्टर खत्म होता है, पर हम अभी देख लेते हैं प्लाज्मा स्टेट क्या है और ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है। ठीक है, पहले तो हमने पढ़ा था कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, पर अभी हमारी साइंटिस्ट लोगों का नया डिस्कवरी है, ये प्लाज्मा स्टेट है और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। तो फिर ये दोनों क्या है, देखिए, ये प्लाज्मा स्टेट जो है, ये द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। इसका पार्टिकल्स जो है वो सुपर एनर्जेटिक है, सुपर एक्साइटेड है, यानी कि वो हमेशा आयोनाइज्ड गैसेस, पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस, यानी कि चार्ज होके रहते हैं। जैसे आप किसी उत्सव को जाने से पहले कैसे एक्साइटेड होके रहते हो ना, वो ऐसे हमेशा तरोताजा रहते हैं और आयोनाइज्ड स्टेट में रहते हैं, आयोनाइज्ड गैसेस। और ये हमको कहाँ मिलेगा, फ्लोरेसेंट ट्यूब में मिलेगा, और फिर मिलेगा हमारी जो साइन बोर्ड वगैरह होता है ना, नियॉन साइन बल्ब, वहाँ पर साइन बल्ब्स में हमको ये मिलेगा। तो फिर ये फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर जो है ये क्या है, ये हीलियम गैस है, और हमारी जो नियॉन साइन बल्ब्स के अंदर क्या है, नियॉन गैस है। द गैस गेट्स आयोनाइज्ड जब दैट इज गेट्स चार्ज व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू इट। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके थ्रू पास करता है तो ये आयोनाइज्ड हो जाता है और बहुत जोर से ग्लो करने लगता है। द चेंजिंग ऑफ क्रिएट्स ए प्लाज्मा ग्लोइंग इनटू द ट्यूब और बल्ब। तो फिर द प्लाज्मा ग्लोज विथ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस। जिस प्रकार की गैस होगा उसी हिसाब से वो स्पेशल कलर में ग्लो करता है। प्लाज्मा जो है वो बहुत ग्लो करता है। अरे पता है, सन और स्टार्स जो है ये भी ग्लो करते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। तो फिर ये सन और स्टार भी प्लाज्मा के प्रेजेंस की वजह से ग्लो करते हैं। तो प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर की वजह से ये क्रिएट होता है। ऐसे ही बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये क्या है, ये हमारे सत्येंद्र नाथ बोस ने हमको ये डिस्कवर किए थे और ये 1920 में, फिर उसको आइंस्टाइन ने भी रिकॉग्नाइज किए और इसके लिए तो हमारी कई साइंटिस्ट नोबेल प्राइज भी उनको मिला। ठीक है, ये और एक स्टेट है और ये होता है सुपर कूलिंग की वजह से। ठीक है, इसी के साथ हमारे चैप्टर खत्म होता है। होप यू एंजॉयड माय टीचिंग।
Thank you. Thanks for watching my video. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. With this we complete our chapter. Thank you.